ओके दोस्तों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी। कल आपका पेपर है और आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं आपके साथ, रिटायरमेंट और डेथ, जिसका मैं फुल रिवीजन आपको देने वाला हूं, जो आपको एग्जाम में श्योर 6 to 8 मार्क्स आपको आराम से दिला देगा। इसकी सारी बातें ही आप खाली सुन लोगे तो भी आपका पूरा क्वेश्चन सही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप एडमिशन ऑफ पार्टनर आराम से पूरा सोल्व करके ऑलरेडी बैठे हुए हो। तो अब रिटायरमेंट डेथ में जो एडिशनल बातें हैं जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कवर नहीं होती, वही हमें यहां पर कवर कर देनी है। ओके, क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आपका रिटायरमेंट या डेथ होगा, दोनों में डिफरेंस यही है कि रिटायरमेंट मतलब वो पार्टनर ओनली बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अगर डेथ बोले तो वो पार्टनर हमारा दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो सर देखो, पहले दो पार्टनर थे, ए एंड बी एंड सी, तीनों का इक्वल रेशो था। सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो वो फर्म से जाना चाहता है। तो अगर फर्म से जाएगा और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो हमारा न्यू रेशो क्या होगा? हम सी को पूरा ही काट देंगे, बचा हुआ पूरा तुम्हारा न्यू रेशो होगा और यही तुम्हारा गेनिंग रेशो भी होगा। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया कि सी जा रहा है और सी के जाने से जो भी उसका हिस्सा बचा हुआ है वो ए और बी इस रेशो में एक्वायर कर रहे हैं, तो वो जो रेशो गिवन रहेगा वो आपका गेनिंग रेशो होगा और वो गेनिंग रेशो से आपका न्यू रेशो निकल जाएगा। ये तो हो गई आपके रेशो कैलकुलेशन की। तो दोस्तों, हमने ये भी देखा है कि जब भी रिटायरमेंट होगा तो अपना रेशो चेंज होगा। तो जब जब भी सर रेशो चेंज होता है, एक बार मुझे रिवाइज करवा दो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं सर। सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ तुम्हारा क्या, न्यू रेशो। उसके बाद तुम्हारा होता है सर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, और चूंकि ये रिटायरमेंट डेथ का है तो हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करेंगे। तीसरा होता है सर गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट सर, इसमें क्या होता है? गुडविल ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर चैप्टर बता चुका हूं कि अगर ऑलरेडी अपियर इन द बुक से ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो उसको राइट ऑफ कर दो, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दो। सर अगर हम जो वैल्यू करते हैं गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट डेट या चेंज इन पीएसआर जब भी करते हैं, तो उस वैल्यूड गुडविल को वैसे तो सर हम किस में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांटेंगे और गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। ओके, लेकिन सर कई बार क्वेश्चन आता है कि इसको रेस करके राइट ऑफ करो, तो हम रेस करते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो में। बोलो क्लियर है सर? जैसे कि यहां पर रिटायरमेंट होगा, वो पार्टनर उसका गुडविल का हिस्सा छोड़ के जाएगा यहां पर, तो वो हम दोनों से उतना पैसा लेके जाएगा जितना हम उसका गुडविल में हम गेन करेंगे। तो हमारे लिए उसको हम पैसा देंगे, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा देंगे। एडमिशन में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा उसको लाना पड़ता है नए पार्टनर को, और कोई पार्टनर जाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको देना पड़ता है। इस चैप्टर में सर मैं दोनों चैप्टर आपके एक साथ कवर कर रहा हूं, रिटायरमेंट और डेथ। तो दोस्तों देखना, रिटायरमेंट अगर होता है तो वो पार्टनर जिंदा तो रहता है, तो जो भी उसका क्लेम हमारे पास रहता है वो हम उसको खुद को देते हैं। लेकिन कोई पार्टनर मर गया तो वो हमसे जो कुछ मानेगा वो क्लेम हम उसके घर वालों को देंगे, और घर वालों को इंग्लिश में बोले जाते हैं एग्जीक्यूटर। की उसके मरने के बाद उसके आगे विल को कौन एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूटर। बोलो क्लियर है सर? उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलता है कि ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। लेकिन सर एक होता है कि जहां पे पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इसको सेम वैल्यू पे कैरी करना है, तो वो प्रॉफिट लॉस तुम्हारे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में बटे जाएंगे। बोलो क्लियर है सर? फिर पांचवा होता है तुम्हारे पास ऑल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड रिजर्व, जनरल रिजर्व तुम्हारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना, एंड फलाना निगाना जितने भी रिजर्व होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड फिक्टिव, सारी तुम्हारी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बट जाती है। और इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर चैप्टर में कर रखा है, तो यहां पर सेपरेटली कवर करने की जरूरत हम लोगों को नहीं होती है सर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके बाद एडजस्टमेंट होता है कौन सा? तुम्हारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। जो सिक्स्थ एडजस्टमेंट होता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, वो क्या होता है सर? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। और सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है, वही हमें इस चैप्टर में देखना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। बोलो क्लियर है सर? यहां तक बातें क्लियर हो गई? एज इट इज जैसा आप लोग रिटायरमेंट सॉरी एडमिशन में करते हो, उसका उल्टा कहां पे कर दोगे? रिटायरमेंट में कर दोगे। जैसे वहां पर किसी के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो यहां पर किसी के जाने से एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे? गेन करेंगे। बोलो क्लियर है सर? आगे बढ़े। लेकिन सर मान लो कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर अगर जा रहा है बिजनेस छोड़ के या दुनिया छोड़ के, तो हमें दुख तो होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर कि तुम उसको कितना पैसा उसका ड्यू हो जाएगा जिस दिन वो जाएगा। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कितना होगा? तो जितना उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा उतना वो पैसा मांगेगा। मतलब सर क्या होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल? तो देखते हैं, मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है सर, ये ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ये भी ए पार्टनर है, बी और सी पार्टनर है। इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, रिजर्व वगैरह बांट दिए, आईओसी बांट दिया, सैलरी कमीशन बांट दिया,
प्रॉफिट बांट दिया, रिवैल्यूएशन गेन लॉस बांट दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ड्राइंग कर ली, आईओडी ले ली, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल ऑलरेडी अपीयर बांट दी। यूं करके जो कुछ भी अब बचेगा ए, बी और सी का, और सी जा रहा है, तो इसका अब जो बैलेंस फिगर आएगा उसको बोला जाता है अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोला जाता है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स? अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, ये हम पैसा उसको देंगे। अब जब ये पैसा उसको देना होगा तो अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल होगा तो फर्म उसे कैश के रूप में पे कर देगी। मान लो फर्म के पास वो नहीं अवेलेबल होगा तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक तो हुआ सिंपल सा केस पार्टनरशिप का जो मैंने आपको अभी तक बता दिया है। अब हम दो चीजें एडवांस वर्जन की बात कर लेते हैं सर। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे कैसे क्या होता है, एक सर हम बात कर लेंगे कि P&L सस्पेंस वाले रूट से क्या होता है जब ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट या डेथ होती है। दो ये हो गए, और एक लास्ट में हम कवर कर लेंगे लोन अकाउंट कैसे बनता है और एग्जीक्यूटर वगैरह का। बोलो क्लियर है? इतना सा कवर करते से ही तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ भी क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सर कि क्या होगा, व्हाट इफ इन द केस अगर तुम्हारा जो रिटायरमेंट हुआ है वो अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। बोलो क्लियर है सर? अगर ड्यूरिंग द ईयर, दोस्तों ये मैंने इतना क्विक क्यों बता दिया, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड WCR, IFR, गुडविल, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, इन सारे आइटम से रिलेटेड, इवन रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सारे डिटेलिक कॉन्सेप्ट चेंज इन PSR वाली जो वीडियो है उसमें कवर हो चुका है। तो वहां से एक बार देख के कवर कर लेना, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्विक से क्विक मिनट में आपका मैं रिटायरमेंट और डेथ के जो की इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो मैं आपको कवर करवा पाऊं। बोलो दोस्तों, बने रहिएगा। तो देखते हैं अपन यहाँ पे सबसे पहला चीज आता है कि अगर सर रिटायरमेंट या जो डेथ होता है वो अगर ड्यूरिंग द ईयर हो जाए, मतलब ईयर के बीचों बीच में अगर रिटायरमेंट डेथ हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों देखना, वैसे तो रिटायरमेंट है ना प्लानिंग से होता है। वैसे तो रिटायरमेंट क्या होता है, प्लानिंग से होता है कि मैं इस साल के एंड के बाद काम नहीं करूंगा, मैं फर्म से रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन कुछ कारण मुझे ऐसा हो गया कि उसको जबरन रिटायरमेंट क्या हुआ, लेना पड़ा। मान लो वो इल हो गया, उसको बीमार हो गया, उसकी बीबी को लेके वो भाग गया, कुछ भी हो सकता है, उसकी बीबी अब काम नहीं करने दे रही है उसको, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो बीच में रिटायरमेंट ले लेगा। और सर डेथ तो पहले ही अनसर्टेन होती है, डेथ तो कभी भी हो सकती है ना। आपका जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं होता, वो कभी भी हो सकती है। तो इन दोनों चैप्टरों में हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा रिटायरमेंट या डेथ ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों देख लो, ये पूरा साल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का साल है। बोलो क्लियर है? सर मान लो किसी दिन वो पार्टनर या तो रिटायर हो गया या पार्टनर मर गया, तो सर क्या होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो 1 अक्टूबर को मर भी गया, गांधी जयंती के एक दिन पहले गांधी जी को बड़ा याद कर रहा था, तो गांधी जी ने उसे बुला दिया कि आजा बेटा, अब 2 तारीख से अपन मेरा बर्थडे बनेगा, तेरी श्रद्धांजलि बनेगी बेटा, है ना, तो तू आजा। इतना याद कर रहा था, क्योंकि गांधी जी को हर कोई याद करता है। क्यों याद करता है? पैसे के लिए। तो ज्यादा भी याद मत करना, गांधी जी बुला लेते हैं, है ना, गांधी जी बुला लेंगे तो फिर मैं नहीं जानू। सर देखें, तो सर क्या होगा, 1 अक्टूबर को गांधी जी ने उसे बुला लिया, वो पार्टनर मर गया या फिर रिटायर हो गया। बोलो क्लियर है? अब क्या होगा कि यहां पर जिस दिन वो रिटायर डेट होगा, पहले 2 पार्टनर थे, अब खाली 2 पार्टनर रहेंगे। क्या रेशो चेंज हो रहा है? जी हाँ, रेशो चेंज हो रहा है। जब भी रेशो चेंज होगा वो सारे 6 एडजस्टमेंट तो हो जाएंगे, लेकिन ये पार्टनर या उसके घर वाले बोलेंगे कि हमारा बेटा तो यहां से लेके यहां तक इतने महीने तो यहां पे काम करा था, तो हमें इतने महीनों का whatever be the your प्रॉफिट या लॉस उसमें भी हमें हिस्सा दीजिए। बोलो क्लियर है? इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं कि सर ड्यूरिंग देयर रिटायर होगा तो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह सब हो जाएंगी, रिवोल्यूशन बन जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन उतने समय तक का प्रॉफिट या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्योंकि वो पार्टनर आज जा रहा है, आज मरा, तो वो 1 अप्रैल से लेके इतने पीरियड तक का प्रॉफिट का हकदार तो रहता ही रहता है। तो सर मैं आज तक का प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करूं? मेरा P&L तो बनेगा 31 मार्च को पूरे साल भर का, है ना, तो आज मैं प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 मेथड होती हैं, एक तो टाइम बेसिस पे और एक टर्नओवर बेसिस पे। सर एक टर्नओवर बेसिस क्या होता है कि मैं काम करूंगा, पिछले साल का टर्नओवर देखूंगा कि पिछले साल का 20 लाख का टर्नओवर था और हर साल मेरा 2% बढ़ता है, तो इस साल का 24 करोड़ होना चाहिए। अगर इस साल का पूरे साल भर का 24 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए तो इस 6 महीने का टर्नओवर कितना होना चाहिए?
12 करोड़ और उस 12 करोड़ का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दोगे पिछले साल से कंपेयर करके तो तुम्हारा इस 6 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को तीनों में बांट देंगे और उस पार्टनर को दे देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट रूट से। बोलो क्लियर है सर? P&L सस्पेंस अकाउंट रूट से क्यों दोगे? क्योंकि यहां पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो तुम्हारा एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है और वो प्रॉफिट फाइनलाइज कब होगा? जब 31 मार्च को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करूंगा, मेरी क्लोज होगा। तो आज जो कुछ भी हम प्रॉफिट उसको देंगे वो कौन से रूट से देंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट से। देखो सर, अगर ड्यूरिंग द रिटायर हो रहा है प्रॉफिट का हिस्सा P&L सस्पेंस से देते हैं, आफ्टर एंड हो रहा है तो P&L से दे देते हैं। बोलो क्लियर है? तो P&L सस्पेंस से हम लोग दे देंगे। पहला ट्रीटमेंट हो गया। पिछले साल की सेल्स देख लो, इस 6 महीने की सेल देख लो, उसमें पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उस प्रॉफिट में जाने वाले पार्टनर का हिस्सा आएगा, वो हम दे देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट के रूट से। बोलो क्लियर है सर? यहां तक आई बात समझने? तो सर क्या एंट्री पास होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये हम उसको उतना हिस्सा दे देंगे। बोलो क्लियर है? या फिर हम P&L सस्पेंस को आज बना करके हम तीनों उतना पैसा बांट देंगे, या अभी नहीं बांटोगे तो एंड में जाके बांटना है, आज उसको दे दो, कल जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा उसमें सबसे पहले P&L सस्पेंस एडजस्ट कर देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर हमारे रेशो में बांट देंगे। तो आज खाली उसको ओपन दे देंगे। बोलो क्लियर है ना? लेकिन सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कई बार ये तो टर्नओवर बेसिस से हो गया है ना, अब हमें टाइम के बेसिस पे देखना है कि सर पिछले एक साल का प्रॉफिट था हमारे पास 1,20,000, तो बताओ इस 6 महीने का प्रॉफिट कितना? 60,000 है ना। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसके बेसिस पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इस पे क्वेश्चन से जरूर करके जाना, ये भी आ सकता है दोस्तों। मैं अगर इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं तो पक्का वो आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो ये टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस का आप लोग प्रॉफिट निकालना सीख जाना। जो भी प्रॉफिट आएगा वो P&L सस्पेंस अकाउंट के रूट से बटेगा, लेकिन वो तभी बटेगा जब सर ये P&L सस्पेंस अकाउंट के रूट से तभी बटेगा जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रहने वाले हैं ए और बी, उनका रेशो आफ्टर रिटायरमेंट सेम रहेगा। मतलब पहले भी उतना था, बाद में भी उतना है, तो कोई टेंशन नहीं। P&L सस्पेंस को सी वाले को दे दो और काम खत्म करो। मतलब ओल्ड रेशो में बांट दो, बांट भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड रेशो में भी बांट दो। बोलो क्लियर है? लेकिन सर व्हाट इफ इन द केस अगर उन दोनों का अभी 1:1 था, बाद में मान लो 2:1 हो जाएगा, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे निकलेगा उसको अपन कौन से रेशो बांट देंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में जो कुछ बढ़ता है वो क्या होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इस पे भी आप लोगों को क्वेश्चन कर देना चाहिए। मिस्टर गौरव वाला एक क्वेश्चन है, नहीं गौरव वाला नहीं है, वो गौरव तो उसमें था है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए है ना, उसमें वो रिटायर भी हो रहा है और फिर पहले रेशो चेंज हुआ, बाद में चेंज हुआ, एक ऐसा क्वेश्चन है मैंने टिक भी करवाया, वो आप लोगों को कर देना चाहिए टीएस गिरवा सर की बुक के अंदर। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे सर ये P&L सस्पेंस के रूट वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जैसे ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम कंप्लीट करेंगे फिर हम सिंपल देखेंगे लोन अकाउंट, और देन लास्ट में देखेंगे सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। बोलो क्लियर है सर? आगे बढ़े। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर फर्म के पास अवेलेबल नहीं होता है। सर अगर लोन अकाउंट बनाना आएगा तो हम अभी समझ रहे क्या होता है, उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं रिटायरमेंट और डेथ के अंदर, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट और डेथ में ही ज्यादातर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है सर? क्योंकि बता दूं, कोई पार्टनर जा रहा है, मान लो कोई पार्टनर जा रहा है, वो जाएगा तो वो उसके कैपिटल निकाल के ले जाएगा, फर्म के पास तो कैपिटल कम हो गई, फर्म कैसे बिजनेस करेगा? तो फर्म को कैपिटल बेस मेंटेन करने के लिए फर्म क्या करती है? उसको पैसा देने के लिए इन दोनों पार्टनरों से पैसा बुलवा लेती है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बोलो सिंपल टर्म में समझ गए क्या होता है सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? कि वो जा रहा है, उसके जाने से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, टोटल कैपिटल, उसको मेंटेन करने के लिए फर्म क्या करेगी? उसको जो पैसा देना है वो पैसा इन दोनों से बुलवा लेगी। तो उसको किस रेशो में बुलवाए और कैसे क्या बुलवाए, ये सब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में लाइन में गिवन रहता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि सर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि सी को पैसा दे दो, और आज के बाद अब तुम्हारी दोनों की टोटल कैपिटल अमाउंट में दे दिया कि 25 लाख होनी चाहिए। इस 25 लाख को हम हमारे न्यू रेशो में बांट देंगे, न्यू रेशो में बांट देंगे। तो क्या आएगा? मान लो न्यू रेशो इक्वल है, तो 12,50,000 क्लोजिंग कैपिटल ए की, 12,50,000 क्लोजिंग कैपिटल बी की। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बता रखा है एडमिशन के वीडियो में, यहाँ फिर एक बार बता देता हूँ क्या होता है। मान लो पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, ये सब कुछ करने के बाद इनकी जो कैपिटल बचेगी वो होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक के लिए, वो होती है सर एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्या होती है?
इसी कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब हमें क्लोजिंग जो करेंगे तो वो एडजस्टेड कैपिटल के साथ क्लोजिंग होगा। क्या बोला मैंने? जो बैलेंस सीडी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो एडजस्टेड कैपिटल के साथ होगा। बोलो क्लियर है? तो यहां पे उन्होंने एडजस्टेड कैपिटल खुद ही दे दी कि 25 लाख रुपए मेंटेन करना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है विधि, इस 25 लाख को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ो सर, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस बोल दिया कि हमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। कितना? जितना उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल था उसको पैसा देंगे ए और बी मिलके, लेकिन ए और बी उसको उस प्रपोर्शन में देंगे कि आफ्टर उसको पैसे देने के बाद उन दोनों का कैपिटल न्यू रेशो के प्रोपोर्शनेट में हो जाए। मतलब सर क्या बोल दिया उसने कि ए और बी ये सी को पैसा चुकाएंगे, ए और बी इस सी को पैसा चुकाएंगे, इस सी को पैसा चुकाएंगे, लेकिन ये सी को उस प्रपोर्शन में पैसा चुकाएं कि इन दोनों की ये वाली कैपिटल जो भी आएगी उसको चुकाने के बाद वो न्यू रेशो में हो जाए। तो सर मेरे को क्या करना है? देखो मेरी वाली एग्जिस्टिंग कैपिटल को न्यू रेशो में करना ही करना है, इसको भी न्यू रेशो में करना ही करना है, साथ में हम दोनों को मिलके इसका पैसा देना है, इसको भी ऐड कर देंगे और जो कुछ टोटल आएगा उसको न्यू रेशो में बांट देंगे तो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। और ये जनरल केस में यही पूछा जाता है, अत्यधिक केस में। बोलो क्लियर है? ज्यादातर यही पूछा जाता है कि उसको पैसा देना है सच ए वे दैट द ए एंड बी शेल देयर कैपिटल एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसा बोल देंगे। बोलो क्लियर है? बाय ब्रिंगिंग इन और पेड बाय द फर्म, है ना? तो सर देखना जब भी कैपिटल एडजस्ट होगी पार्टनर ये सी को पैसा देना है तो कोई पार्टनर पैसा लाएगा और किसी का पहले से पड़ा होगा, है ना? तो जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है तो अगर पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग नेसेसरी कैश है और अगर फर्म एबल टू गिव कैश होगा तो हम बैंक अकाउंट से एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ इन द केस अगर पार्टनर और फर्म अनेबल टू टेक और गिव कैश में है तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा सर, अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है और वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में अगर करंट अकाउंट खुलता है तो वो सर असेट साइड जाएगा, और अगर यहां पर करंट अकाउंट खुलता है तो वो किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड। बोलो क्लियर है सर? ऐसा के ऐसा पी एंड एल सस्पेंड भी होता है, ध्यान रखना। पी एंड एल सस्पेंड जो आज तुमने बांट दिया, अगर तुम्हारा रेशो चेंज नहीं हो रहा है उस केस में तो पी एंड एल सस्पेंस, अगर प्रॉफिट बांटा आपने तो असेट साइड जाएगा, लॉस बांटा तो लायबिलिटी साइड दिखेगा। बैलेंस शीट के अंदर है, मैंने बता दिया है आप लोगों को, ये ध्यान रखना, उस पे क्वेश्चन भी टिक करा दिया है। बोलो डन, आगे बढ़े सर, है ना? तो इतनी सारी बातें हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें पढ़ना होगा। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सी को हमें उतना पैसा देना है, सी को हमें उतना पैसा देना है कि ए और बी की कैपिटल एडजस्ट हो जाए, लेकिन हम हमारा फर्म का कैश भी यूज कर ले। जैसे कि फर्म के अंदर बैलेंस शीट में बैंक के अंदर पड़ा है 40,000 रुपए और इसको इनका फिगर है 2 लाख, 3 लाख और इसका है 5 लाख। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप कैपिटल को एडजस्ट करेगा सबसे पहले क्या करेगा? इस 5 लाख को चुकाने के लिए सबसे पहले हम कितना ले लेंगे? 40,000 बैंक के पास ले लेंगे। तो बताओ हम दोनों को कितना लाना पड़ेगा इसके टुवर्ड्स? 4,60,000 ये हम दोनों को लाना पड़ेगा। ये हम उस रेशो में लाएंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो न्यू रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी जैसा पढ़े कैसे करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे, न्यू रेशो में बांटेंगे और क्लोजिंग कर देंगे। बोलो क्लियर सर? क्या होगा कि अगर कैश अवेलेबल है तो सबसे पहले पार्टनर लोग ट्राई करेंगे कि वो पैसा पूरा कहां से दे दें? उसके कैश अकाउंट से दे दे, बचा हुआ पार्टनर लोग लेके आएंगे। जो भी पार्टनर लेके आ गया तो बैंक अकाउंट से एंट्री पास होगी, अगर मान लो अनेबल लिखा गया तो वो करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं जनाब? आगे बढ़े जनाब, है ना? फिर सर एक एडवांस प्रो वर्जन ये आता है कि सर आपको पास ए बी 2 लाख, 3 लाख और सी का 5 लाख है, लेकिन अभी तुम्हारे पास कैश में जो बैलेंस अवेलेबल है वो आपके पास 40,000 अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ने बोला कि इसको उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि इसको देने के बाद भी तुम्हारा कैश बैलेंस
1 लाख मेंटेन हो जाए। कितना मेंटेन हो जाए? 1 लाख। तो देखो सर इन दोनों पे क्या क्या लोड पड़ेगा, एक तो 5 लाख इसको देने के लिए लाने, और इसको 60,000 और बढ़ाना है, ये भी लाना है। तो सर कैपिटल में क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस, उसमें सी को देने वाला पैसा प्लस, प्लस 60,000 जो लाना है वो भी प्लस, इन सबको प्लस करके जो आएगा उसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बोलो क्लियर है? सर इसके बाद वाला एग्जाम्पल पूछता है कि 1 लाख मेंटेन नहीं करना है, हमें खाली 20,000 मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? 20,000। तो 40,000 है, मेंटेन कितना करना है? 20,000। तो मतलब 20,000 में यूज कर सकता हूं। सबसे पहले वो 20,000 हम सी को दे देंगे, तो सी के लिए कितना लाना पड़ेगा? 4,80,000। तो बस 2 लाख, 3 लाख, 4,80,000 को जोड़ के न्यू रेशियो बांट दूंगा। ये आपके सारे केसेस हो जाते हैं किसके? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कवर नहीं हुए थे। बोलो क्लियर है? रिटायरमेंट और डेथ में दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही थोड़ा ट्रिकी होता है, अच्छे से देख के जाना इसको एंड टाइम पे। इतना मैंने आपको बता दिया, आई थिंक इससे तो इजी ही रहने वाला है आपके पेपर के अंदर, तो आप लोग इसे करके ही जाना। बोलो क्लियर है? नहीं नहीं, 1 लाख कैश अकाउंट मेंटेन करना है खाली, तो 60, चारों को प्लस करके न्यू रेशो में बांटेंगे, क्योंकि कैपिटल जो एडजस्ट होगी वो आज के बाद होने वाली, वो न्यू रेशो में बांट देंगे। बोलो क्लियर है सर? जितना मेंटेन करना है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, तो 1,40,000 जो आपने कल मुझे डाउट पूछा था, है ना, ये वही बता दिया मैंने। कल रात को कितने बजे डाउट पूछा था बेटा? मैंने क्लियर किया था ना, जब तेरा कॉल काटा तब मैं डिनर पे गया था। चले सर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट डेथ, जो कि होता है लोन अकाउंट से रिलेटेड। किससे होता है सर? एग्जीक्यूटर अकाउंट जो होता है, सुन लो पहले 1 मिनट, वो कुछ भी नहीं होता है सर। एग्जीक्यूटर अकाउंट जो होता है ना सर, कुछ भी नहीं होता है। जैसा पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो वैसा का वैसा एग्जीक्यूटर होता है। अब पार्टनर ना मांग के कौन मांगेगा? एग्जीक्यूटर। जैसे क्या करेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल से जो पैसा है ट्रांसफर किया एग्जीक्यूटर को, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब उसको P&L सस्पेंस देंगे, गुडविल का पैसा दे देंगे, जो बचेगा वो दे पाए तो कैश में, नहीं दे पाए तो बैंक में, लोन में, मतलब लोन में दे पाए तो कैश बैंक, नहीं दे पाए तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो आ रहा है समझ में? आगे ये एग्जीक्यूटर अकाउंट भी कवर आपका हो गया। एक बार और बताएं सर, पार्टनर्स ये मर गया, इसका जो पैसा ड्यू है अब वो किसको करेंगे? एग्जीक्यूटर को। एग्जीक्यूटर यहाँ डेबिट करके एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब इसको जैसे जैसे देता जाएंगे वैसा वैसा एंट्री पास हो जाएगी, तो इसको भी एक तरह का पार्टनर कैपिटल ही समझना, तो सारी एंट्री पास हो जाएगी। दे पाए तो टू कैश, नहीं दे पाए तो लोन, काम खत्म। चले सर अब आते हैं लोन अकाउंट में। मान लो कोई पार्टनर रिटायर हुआ या डेथ हुआ और उसका एग्जिस्टिंग अमाउंट ड्यू जो आ रहा है, से फॉर एग्जांपल 40,000 आ रहा है, तो हमने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल में 40,000 लोन अकाउंट में लिख दिया, टू लोन, और वो 40,000 लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन बोलता है आप लोगों को कि इस 40,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और जो पेमेंट करना है वो अलोंग विथ इंटरेस्ट पे करना है। माय गाइस क्लियर और नॉट? यहां पर मैं आपको सिर्फ रिवीजन क्लास बता रहा हूं कि अगर वो सालाना इंटरेस्ट दे रहे हो तो, एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो एग्जाम में पहले आया था कि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना, वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप खाली करके चले जाना, बाकी कॉन्सेप्ट उसमें यही रहेगा, खाली डेट शीट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डेट्स याद रखनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? सर यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, 40,000 लोन है जो आपको पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और जो पे करोगे वो अलोंग विद इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैं देखूंगा कि पर इंस्टॉलमेंट कितना पैसा देना है, 10,000। ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं 10,000 दूंगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दूंगा। चले सर, तो 1 अप्रैल को ये अमाउंट यहाँ पे उतर गया, इस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा साल भर का कितना, 4,000। अब उसमें पे करूंगा टू बैंक के अंदर 10,000, तो वो 4,000 का ये इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा, 14,000। बचे कितने सर, 30,000। ये 30,000 जाएंगे सर अगले साल में, उस पे इंटरेस्ट लग जाएगा 3,000 का, यहाँ पेमेंट हो जाएगा टोटल 13,000 का। कैसे है सर, 10,000 की इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट 3,000, बचे कितना सर, 20,000। ये 20,000 उतरेगा नेक्स्ट ईयर में, इस पे 2,000 का ब्याज लगेगा, पेमेंट हो जाएगा 12,000, बचेंगे कितने, 10,000। ये उतरेगा लास्ट ईयर में, इस पे 1 का ब्याज और पूरे 11 रुपए पेमेंट हो जाएगा। बोलो क्या लोन अकाउंट ये अलोंग विद इंटरेस्ट वाला इजीली समझ में आ गया? अलोंग विद इंटरेस्ट वाला आप लोगों को इजीली समझ में आ गया है दोस्तों? चले सर फिर आगे बढ़ते हैं। सर कभी क्वेश्चन क्या बोल देगा, कभी क्वेश्चन बोलेगा कि आप लोगों को ये 40,000 लोन है जो लोन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल में डेबिट होता, लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई थी, क्रेडिट किया था, इसको आपको पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 each
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब बोल दिया कि 10,000 में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, और बचा हुआ जो पैसा है वो सबसे लास्ट में पे कर दोगे, ऐसा ही क्वेश्चन बोलेगा। तो सर क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, पेमेंट सिर्फ कितना करना है 10,000, अलोंग विद इंटरेस्ट नहीं पे करना है, 10,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे करना है। तो इस 40,000 में 4,000 का इंटरेस्ट ड्यू होगा, लेकिन पेमेंट कितना होगा, सिर्फ 10,000, इंस्टॉलमेंट 10,000 पे करनी। तो सर बैलेंस कितना बचेगा, 34,000, 34,000 यहाँ पे उतरेगा, इस पे ब्याज कितना लगेगा 3400, अगेन पेमेंट कितना होगा 10,000, क्या नहीं, वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 ही पे करना है, उसके अंदर मान लो इंटरेस्ट इंक्लूड है और बचा हुआ पैसा लास्ट में पे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। अलोंग विद इंटरेस्ट में अपन ऐड करके पे करते हैं, बोलो क्लियर है सर। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ही पे होगा, बचेगा इन दोनों का डिफरेंस, वो यहाँ उतरेगा, फिर 10 ही पे होगा, जो बचेगा इंटरेस्ट और पूरा लास्ट में पे हो जाएगा। यही तुम्हारा लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट दोस्तों होता है, एग्जाम में आ सकता है, बोलो क्लियर है सर। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, और उसी दिन वहीं पे लाइट चली गई थी सर। लास्ट कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन नंबर 37 ही आई थिंक कि 48 है, चले। इसमें क्या होता है सर, हमें देखना पड़ता है कि मान लो कोई पार्टनर आज छोड़ के जा रहा है, ये पूरा साल है, आज छोड़ के चला गया, आज वो फर्म से 1 लाख रुपए मांगता है, ठीक है, लेकिन फर्म जो पैसा देगी उसे वो 2 साल बाद देगी। कब देगी, तो पार्टनर के पास एक राइट है, जो पार्टनर जा रहा है या जो पार्टनर मर रहा है उसके घर वालों के पास एक राइट है, या तो वो इस 1 लाख पे पूरे 2 साल का कैरिंग 6% पर एनम क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले, वो तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एक काम करें, इन 2 साल में इस 1 लाख के प्रोपोर्शनेट जितना प्रॉफिट हुआ है फर्म को, उस प्रॉफिट में हिस्सा ले ले। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दोनों पार्टनरों ने जो 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनर की आज भी कैपिटल अंदर फंसी हुई है, उस कैपिटल को लगा के बाकी पार्टनर लोग पैसे कमा रहे हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास, या तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले लो, या फिर जितना कैपिटल का पैसा ड्यू था उसके प्रोपोर्शनेट में आप क्या ले लो, पैसा ले लो, अगले 2 सालों का जब तक पैसा नहीं मिलता है। बोलो क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर आपका रिटायरमेंट और डेथ भी पूरा क्या होता है, खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके दोस्तों, बाय बाय।